डियर स्टूडेंट, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ जो विवाद का टॉपिक है। जब मैं क्लास 11th में स्टडी कर रहा था तो इसके बारे में टीचर जो है बताते थे, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल ये समझ में नहीं आता था। तो चलिए आज उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि कॉपर और क्रोमियम बोरबरी लॉ के एक्सेप्शंस क्यों हैं, बोरबरी लॉ के अपवाद क्यों हैं। तो पहले मैं आपको बोरबरी लॉ के बारे में बताता हूँ कि बोरबरी लॉ हमको ये बताता है कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से भरना चाहिए और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसकी जो विचारधारा है, ये हमको पता लगती है बोरबरी के नियम से। यानी जब हम किसी एटम में उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसकी जानकारी हमको मिलती है बोरबरी के नियम से। और जब हम बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में फिल करते हुए जाते हैं तो परमाणु क्रमांक 24 और परमाणु क्रमांक 29 यानी एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29 ऐसे दो एलिमेंट मिलते हैं एटॉमिक नंबर 30 तक, जो बोरबरी के नियम को फॉलो नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वही है कि कॉपर और क्रोमियम बोरबरी के नियम को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो इसका जो मेन रीज़न है वो है स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व। प्रत्येक तत्व इस ब्रह्मांड में क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। और अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ही वो दूसरे तत्वों से रिएक्ट भी करता है, केमिकल रिएक्शन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम देखिए कॉपर की ऐसी से दो सिचुएशन यानी कॉपर और क्रोमियम की पहले जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए हैं, यहाँ पर देखिए कॉपर का एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया है, क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर 24 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बोरबरी लॉ से लिखा है 2, 8, 12 और 2। अगर ये बोरबरी के लॉ का अपवाद नहीं होता तो इस तरीके से इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता। चूँकि ये बोरबरी के नियम का अपवाद है, इसलिए देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे आप 12-2 देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है 13-2 है, जो इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी मान्य यही होता है, ये मान्य नहीं होता। इसी तरीके से हम कॉपर पर देखते हैं तो ये बोरबरी के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, होना यही चाहिए। जो सीक्वेंस चलता है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ऑर्बिटल में, वो तरीका यही है। लेकिन चूँकि ये एक्सेप्शंस है, अपवाद है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सही तरीका ये है। ये तरीका सही नहीं है, होना ये चाहिए था लेकिन होता ये है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझाने के लिए हमने देखे इलेक्ट्रॉन जो फिल करता है कॉपर और क्रोमियम और कॉपर में, यहाँ पे देखिए 3d4 की सिचुएशन है और 4s2 है, यानी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बोरबरी का नियम ही कहता है। तो बाहरी कक्षा में यहाँ पे 2 बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे 3d4 की सिचुएशन है और 3d4 में यानी जो d ऑर्बिटल है, d कक्षा के सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। कॉपर में जब ऐसे 24, 25, 26, 27, 28, 29 एटॉमिक नंबर तक हम पहुंचते हैं तो ये सिचुएशन बनती है कि देखिए आगे के 4 ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरे हैं। यानी आप देखेंगे ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा, और इसमें जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो बोरबरी लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए, लेकिन इसमें 1 है। लेकिन जब ये एक्सेप्शंस हो जाता है तो आप देखते हैं कि जो इसका रियल स्ट्रक्चर होता है, बाहरी कक्षा में इसके पूरे भरे होते हैं और बाहर 1 हो जाता है, यानी डी पूरा कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे डी आधा भर जाता है। तो अस्थायित्व के लिए यही ज़रूरी है। कोई भी एटम में जो उसमें ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल की जो पोजीशन है, ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा तभी होती है, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तभी ज़्यादा स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है जब उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या तो आधे भरे होते हैं या तो पूरे भरे होते हैं। अस्थायित्व के लिए यही शर्त है। इसी शर्त को पूरा करने के लिए, यानी ये या तो इलेक्ट्रॉन आधे ऑर्बिटल में भरे हों या पूरे भरे हों, इसी शर्त को पूरा करने के लिए ही जो
क्रोमियम के बाहरी कक्षा में 4s2 होना चाहिए था, वहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर d ऑर्बिटल में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये ऑर्बिटल आधा आधा भर जाता है। जबकि कॉपर की सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है होना सब में या तो सब में सिंगल हो या तो सब में डबल हो। तो इसके लिए जो है ये सिचुएशन है, यहाँ पे देखिए इधर बाहर का इलेक्ट्रॉन यानी 4s2 का इलेक्ट्रॉन पुनः जो है आके इसे कम्प्लीटली फिल्ड कर देता है। तो यहाँ पे हाफ फिल्ड हो जाता है और यहाँ पे फुल्ली फिल्ड हो जाता है, जो मोर स्टेबिलिटी इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। यही कारण है, यानी कि ऑर्बिटल को आधा भरने के लिए और ऑर्बिटल को पूरा भरने के लिए, आधा भरने के लिए क्रोमियम में और पूरा भरने के लिए कॉपर में जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आ जाता है और वो अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। इस सिचुएशन की अपेक्षा ये ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन है। उसी तरीके से इसमें इस सिचुएशन की अपेक्षा ये ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन है, तो इस अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ही वो एक्सेप्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आ गया होगा। कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं उस पर भी बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरे के पास शेयर करिए। जय हिंद।